चैप्टर 6 सर रतन टाटा। जमशेदजी के छोटे पुत्र सर रतन टाटा का जन्म 20 जनवरी 1871 को हुआ। वे अपने भाई दोराबजी से 12 वर्ष छोटे थे। सेंट जेवियर्स कॉलेज बम्बई में उनकी शिक्षा संपन्न हुई। सन 1892 में नवाज बाई से उनका विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद रतन ने पत्नी सहित अपने माता पिता के साथ एस्प्लेनेड हाउस में रहना शुरू किया। अपने पिता जमशेदजी की मृत्यु के बाद उन्होंने मैरीन लाइन में ब्राइटलैंड को अपना निवास स्थान बनाया। उन्होंने बाद में अपने लिए वॉडबी रोड पर एक शानदार भवन का निर्माण कराया, जो सन 1915 में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में वे कुछ ही महीने रह पाए। उसके बाद वे अपने इलाज के लिए इंग्लैंड चले गए और फिर वहां से लौट ना पाए। अपने पिता जमशेदजी की मृत्यु के बाद उन्होंने फ्रांस की एक बीमा कंपनी, जिसकी टाटा एंड सन्स भारत में एजेंट थी, का कार्य करना शुरू किया। उन्होंने टाटा एंड कंपनी, जो कपड़ा, धागा, रेशम, मोती तथा चावल आदि का व्यवसाय करती थी, का कामकाज भी संभाला। इसकी पेरिस, शंघाई, कोबे, न्यूयॉर्क तथा रंगून में शाखाएं थीं। टाटा एंड सन्स के कामकाज से यद्यपि सर रतन टाटा संबद्ध थे, लेकिन इसका ज़्यादातर उत्तरदायित्व उनके बड़े भाई दोराबजी पर था तथा वे ही अधिकांश जिम्मेदारियां का निर्वहन करते थे। रतन ने माहिम एवं बांद्रा में भू अर्जन में विशेष रुचि ली तथा बाद में यह कार्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। सर रतन टाटा का सामाजिक जीवन भी व्यवस्थाओं से भरा था। उनकी यात्राओं में काफ़ी रुचि थी। अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्रति वर्ष उन्होंने अपना ज़्यादा समय इंग्लैंड में बिताया। वे कार्लटन क्लब लंदन के सदस्य थे तथा इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी में एक सम्मानित सदस्य गिने जाते थे। सन 1906 में उन्होंने इंग्लैंड में लंदन के नज़दीक ट्विकेनहम में स्थित यॉर्क हाउस को खरीद लिया तथा इससे सटे 12 एकड़ के क्षेत्रफल में एक सुंदर बगीचा विकसित किया। सर रतन टाटा में सामाजिक चेतना भी कूट-कूट कर भरी हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की जाति के विरुद्ध संघर्ष के महत्व की उन्हें पूरी जानकारी थी। अतः उन्होंने इसे न केवल नैतिक बल्कि आर्थिक मदद भी की। इस संघर्ष में अपने योगदान के रूप में उन्होंने गांधी जी को 5 किश्तों में 1,25,000 रुपये भेजे। दूसरी तरफ देश में गोपाल कृष्ण गोखले एवं उनकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को उन्होंने पर्याप्त समर्थन एवं सहयोग दिया। अपनी उदार सहायता के अंतर्गत इस आंदोलन को भी उन्होंने कुल मिलाकर 1,10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। भारत की गरीब तथा लोगों की दयनीय दशा को देखकर सर रतन काफ़ी उद्वेलित थे। वे इसमें सुधार चाहते थे। उनका आग्रह था कि इस विषय में वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए। सन 1912 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय को इस दिशा में कार्य करने के लिए एक निकाय के गठन हेतु आर्थिक मदद का प्रस्ताव किया, ताकि गरीबी एवं दयनीय दशा के कारणों को चिन्हित कर उनका निदान करने हेतु सुझाव प्राप्त हो सके। सन 1913 में इसका गठन हुआ तथा सर रतन ने इसे प्रति वर्ष 1400 पाउंड की दर से 3 वर्षों तथा सहायता देना स्वीकार किया। सन 1916 में यह 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह भुगतान उनकी मृत्यु के बाद भी सन 1931 तक उनके ट्रस्टियों द्वारा किया जाता रहा। कई अभ्यर्थियों ने इस क्षेत्र में अनुसंधान किया तथा अपने पेपर प्रस्तुत किए। सर रतन टाटा ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशल साइंसेज में अध्ययन हेतु इसका विभाग खोलने के लिए भी आर्थिक मदद मुहैया कराई। यह नया विभाग सन 1919 में रतन टाटा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज कहलाया। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इसकी पूरी
जिम्मेदारी संभाल ली तथा तदनुसार ही इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया। भारत के अतीत में भी रतन की काफ़ी रुचि थी। सन 1912 में बिहार एवं उड़ीसा में पुरातात्विक सर्वेक्षण एवं उत्खनन हेतु उन्होंने आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया। तदनुरूप एक पाटलिपुत्र में गहन उत्खनन डॉक्टर A.B. स्पूनर की देखरेख में किया गया। सन 1913 में 1917 तक इस कार्य के लिए सर रतन टाटा ने 75,000 रुपये की मदद की। इस उत्खनन में कई सिक्कों, टेराकोटा की सामानों के अलावा अन्य बहुमूल्य सामग्री मिली, जो आज भी पटना म्यूजियम में संरक्षित है। सर रतन टाटा काफ़ी उदार हृदय थे। किसी भी ऐसे कार्य के लिए उन्होंने मुक्त हस्त दान दिया जिससे वे प्रभावित हुए। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल अथवा भूकंप की स्थिति में राहत हेतु उन्होंने अपना भरपूर योगदान किया। इसके अलावा सार्वजनिक स्मारकों, स्कूलों एवं अस्पतालों को भी उन्होंने काफ़ी आर्थिक सहायता प्रदान की। जॉर्ज पंचम एंड ट्यूबरकुलोसिस लीग को उन्होंने 10 वर्षों तक 10,000 रुपये की प्रति वर्ष की आर्थिक मदद की। इस संस्था द्वारा संचालित संस्थान में गरीब क्षय रोगियों का इलाज किया जाता था। उनके विभिन्न सेवा कार्य हेतु सन 1916 में उन्हें नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि प्रदान की गई। कला के भी वे बड़े कद्रदान थे। देश एवं विदेश में अपनी यात्राओं के दौरान वे तस्वीरों, तेल चित्रों, बंदूकों, तलवारों, चांदी के पात्रों, हस्तलिपियों, पात्रों एवं कालीनों का संग्रह करते रहते थे, जो कला एवं शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। बाद में उन्होंने यह संग्रह प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई को सौंप दिया। सन 1916 में सर रतन चीन एवं जापान की यात्रा पर गए। जब वे लौटे तो बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने इलाज हेतु उन्हें इंग्लैंड जाने की सलाह दी। अपनी पत्नी नवाजबाई एवं सचिव P.P. मिस्त्री के साथ वे अक्टूबर सन 1916 में इंग्लैंड रवाना हुए। रास्ते में उनका जहाज जर्मनी के तारपीड़ों का शिकार हो गया। यद्यपि अन्य सभी यात्रियों के साथ रतन जी को भी बचा लिया गया, लेकिन रास्ते में हुई इस देरी का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। सितंबर 1918 में सेंट एब्स, कॉर्नवॉल में उनका निधन हो गया। ब्रुकवुड सेमेट्री, लंदन में उनके पिता की समाधि के पास ही उनकी भी समाधि बनी है। सर रतन टाटा निसंतान थे। अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का काफ़ी बड़ा हिस्सा उन्होंने परोपकार के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था।